हेलो गाइस। आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ डीएलएड अभ्यासक्रम मॉड्यूल के द्वितीय वर्ष के एसवाई के कोर्स नंबर 5 जिसका नाम है पद्धति शास्त्र और विषय वस्तु हिंदी धोरण 5 थी 8। तो आज हम देखने वाले हैं उसका तीसरा चैप्टर जिसका नाम है व्याकरण शिक्षण। ठीक है। और गाइस आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले और दूसरे चैप्टर की लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप उसको देख लेना। आज हम शुरू करते हैं तीसरे चैप्टर के प्रस्तावना से। ठीक है। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वो व्याकरण शिक्षण है, यानी कि बहुत सारा व्याकरण आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं प्रस्तावना से। व्याकरण शिक्षण भाषिक अनुशासन और मानसिक अनुशासन का उत्तम साधन है। अतः भाषा प्रयोग से भाषा पर प्रभुत्व प्राप्त कर सकते हैं। व्याकरण से भाषा शुद्धि, तर्क वितर्क आदि क्षमताएं विकसित होती है एवं शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता भी अभिवृद्धि होती है। व्याकरण का ज्ञान शब्दों के प्रयोग को अनुशासित करता है, इसलिए उसे शब्दानुशासन भी कहा जाता है। बिना व्याकरण के जो भाषा है वह अशुद्ध और अपभ्रंश हो सकती है। व्याकरण भाषा गठन की व्यवस्था है। विविध युक्ति प्रयुक्तियों से छात्रों में व्याकरण शिक्षा में अभिरुचि बढ़ना ही व्यावहारिक व्याकरण का प्रमुख लक्ष्य है। अभी आगे देखते हैं कि विषय वस्तु पर आज का जो हमारा विषय वस्तु है वो कुछ इस तरह है कि व्यावहारिक व्याकरण की संकल्पना और अर्थ। देखिए गाइस, यहाँ पे जो व्यावहारिक व्याकरण की संकल्पना और अर्थ है वो 2 मार्क में एक आध 2 बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बताते रही हूँ कि यहाँ पे 2 मार्क में पूछा गया था ये जो क्वेश्चन है वो कि व्यावहारिक व्याकरण की संकल्पना समझाइए, या फिर ऐसा पूछा गया था कि व्यावहारिक व्याकरण का अर्थ लिखिए। तो बोलचाल व्यवहार की भाषा में प्रयुक्त होने वाले भाषिक उपादानों की पहचान ही व्यावहारिक व्याकरण है। इसमें सिद्धांत या नियम के स्थान पर भाषिक तत्वों के प्रयोग या विधि पर बल दिया जाता है। એટલે કે અહીંયા શું કહેવામાં આવ્યું છે તો કે हम लोग जो भाषा बोलते हैं व्यवहार में, जैसे कि मैं अभी हिंदी बोल रही हूँ, राइट, तो बीच बीच में देखो मैं इंग्लिश भी बोल रही हूँ, गुजराती भी बोल रही हूँ, तो प्रॉपर अगर हम लोग हिंदी बोलेंगे तो ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉपर हम लोग को यहाँ पे व्याकरण और ये सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन व्यवहारिक व्याकरण में कोई नियम या सिद्धांत पर इतना भार नहीं दिया जाता, लेकिन जो फ्लुएंसी होती है उसके जो भाषिक तत्व है उसके प्रयोग पर ज्यादा बल दिया जाता है। आगे है कि व्यावहारिक व्याकरण में विविध उदाहरणों के द्वारा सिद्धांत तक जाने की प्रक्रिया है। देखिए व्यावहारिक व्याकरण में क्या होता है, नियम से हम लोग सीखते नहीं है, लेकिन क्या तो कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स उदाहरण के द्वारा सिद्धांत तक जाते हैं। अध्येता के स्वानुभवों को शिक्षा के साथ जोड़कर विविध उदाहरणों के द्वारा भाषा के प्रमुख कौशल्यों को सघन बना सकते हैं। व्यावहारिक व्याकरण शिक्षण को अध्यापन कार्य के समय अलग भाग या विषय न बनाकर शिक्षण प्रक्रिया के साथ प्रसंगानुसार व्यावहारिक ढंग से उदाहरण के साथ अध्ययन होना चाहिए। तो यह था व्यावहारिक व्याकरण की संकल्पना और उसका अर्थ। आगे देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण का महत्व। देखिए ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप लोग को ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें भी। और देखिए ये सारे जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ ना, वो एकदम इजी है। आप लोग अगर एक बार ध्यान से देख लोगे ना तो आप लोग को एक बार में आ जाएगा। ठीक है। अभी देखते हैं पहले कि भाषा पर प्रभुत्व पाने के लिए व्याकरण शिक्षण अनिवार्य है। देखिए भाषा पर प्रभुत्व अगर चाहिए हम लोग को, जैसे कि आज आपने कोई एम के गुजराती में फटाफट તમે 10-15 મિનિટ 2 કલાક 3 કલાક બોલી જાવ તો આપણે આરામથી બોલી જઈએ। શું કામ તો કે આપણને ખબર છે નો ની નું ના એ બધી કની પાછળ લાગે છે, ક્યારે કેવો વાક્ય પ્રયોગ કરવો, ક્યારે કેવો ઉદ્ગાર આપવો આપણે, ક્યારે કેવો ભાવ આપવો, બરાબર। એટલા માટે એમ કહે છે કે ભાષા પર प्रभुत्व पाने के लिए, भाषा को अच्छी तरह से हम लोग उसके ऊपर प्रभुत्व पा सके उसके लिए हमें व्याकरण शिक्षण अनिवार्य है। तो यहाँ पे हम कीवर्ड के रूप में याद रखेंगे भाषा पर प्रभुत्व। दूसरा है कि भाषा में शुद्ध तथा अशुद्ध प्रयोग की परख करने में व्याकरण उपयोगी है। अभी शुद्ध और अशुद्ध की प्रयोग की परख करने के लिए। आगे है कि व्याकरण द्वारा तर्क वितर्क की सटीक अभिव्यक्ति का कौशल्य विकसित होता है। तर्क वितर्क व्याकरण
भाषा का सच्चा मित्र है। भाषा का सच्चा मित्र। व्याकरण शिक्षण से भाषा संरचना शुद्ध होती है। व्याकरण के माध्यम से भाषा के विविध रहस्यों का सरलता से परिचय होता है। विविध रहस्यों। अभिव्यक्ति में स्पष्टता लाने तथा शैली निर्माण में व्याकरण शिक्षण उपयोगी है। अभिव्यक्ति में स्पष्टता और शैली निर्माण। व्याकरण शिक्षण में विविध उदाहरणों के द्वारा अध्ययन अनुभव प्रदान करने से विषय वस्तु का बोधन सरलता से होता है। विषय वस्तु का बोधन। भाषा गठन को चुस्त करने का कार्य व्याकरण करता है। वह भाषा के सर्वमान्य रूप का विश्लेषण करता है और उसका संवर्धन भी करता है। करुणापति त्रिपाठी के मतानुसार भाषा शिक्षण का कार्य व्याकरण की शिक्षा के बिना पूर्ण नहीं हो सकता। व्याकरण की उपेक्षा करने से भाषा की संस्कृति में अव्यवस्था फैलती है। भाषा का कोई प्रभाव नहीं रहता, उसमें संशोधन या संवर्धन का अवकाश नहीं रहता है। फिर भी हमें यह जान लेना आवश्यक है कि व्याकरण साध्य नहीं है। वह भाषा को सही रूप में पाने का और समझने का एक अनिवार्य साधन है। अतः व्याकरण भाषा का सेवक है, स्वामी नहीं। देखिए, अतः व्याकरण है वो भाषा का सेवक है, स्वामी नहीं है। ठीक है, वह भाषा के विचारों को दूर करके विचारों में स्पष्टता लाता है। अभी आगे देखते हैं कि हिंदी कक्षा 5 से 8 में समाविष्ट व्याकरण मुद्दों की समझ। अभी देखिए, जो ये समझ है ना, वो सारी की सारी ऐसे नहीं कह सकते कि यही आप लोग को एग्जाम में पूछा जाएगा। इसमें से कई बार पूछा है कि 1 मार्क में, 2 मार्क में पूछते हैं कि संज्ञा के प्रकार लिखिए, या फिर कई बार ऐसे पूछते हैं कि विश्लेषण के प्रकार है वो विस्तार से समझाइए 3 मार्क में। ठीक है, तो ऐसे सब कुछ आता है। अभी देखिए, ये जो वीडियो है उसमें मैं कोई व्याकरण के मास्टर नहीं हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स ऐसे हैं कि हम लोग को एग्जाम में संभवतः पूछे जा सकते हैं, वही व्याकरण के पॉइंट्स मैं यहाँ पे आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव या अवस्था के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। देखिए, अभी कभी भी आप लोग को ना 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछा जाए कि संज्ञा लिखें या कोई भी व्याकरण का पूछा जाए, सबसे पहले आपको बड़े बोल्ड टाइप में लिख देना है उसका नाम, जैसे कि संज्ञा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि क और संज्ञा कैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग को लिख देना है। और उसके बाद ऐसे यहाँ पे इन लोग ने जैसे ये व्याख्या लिखी है ना, हाँ, वैसे ही आप लोग को व्याख्या लिख देनी है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे कि संज्ञा के प्रकार। यहाँ पे आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, पशु, पक्षी, पदार्थ, स्थान, गुण, भाव, ये सारे होते हैं उसके जो नाम है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, संज्ञा। देखिए, संज्ञा के 5 प्रकार है। सबसे पहला प्रकार जो है वो है व्यक्तिवाचक, जिस संज्ञा शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि माधव, ऐरावत, गंगा, हिमालय, रामायण आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। देखिए, ये आप लोग को मुझे कोई समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत छोटे थे तब से हम लोग को ये संज्ञा और विशेषण, सर्वनाम वो आता ही है व्याकरण में, है ना। हिंदी में भी आता है, गुजराती में भी आता है, वैसे इंग्लिश में भी आता है अब तो, है ना। तो मैं ज्यादा इसमें डीपली नहीं समझाऊंगी। ठीक है, अभी दूसरा है वो है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द एक ही प्रकार के या एक जैसे व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों या स्थानों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं तथा जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं, प्राणियों तथा स्थानों का बोधन करते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि लड़का, नदी, पर्वत, देश, पेड़, सैनिक आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। तीसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से द्रव्य या पदार्थों का बोधन होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सोना, लोहा, पानी, दूध, पेट्रोल, कागज आदि द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। चौथा है समूहवाचक संज्ञा।
जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भीड़, सेना, दल, गुच्छ, झुंड, टीम आदि समूहवाचक संज्ञाएं हैं। और अंतिम यानी कि पांचवा है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ के गुण, दोष, दशा, स्वभाव, भाव, अवस्था आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इन संज्ञाओं का केवल अनुभव किया जा सकता है, जैसे कि मिठास, क्षमा, सत्य, घृणा, गरीबी, क्रोध, भय, हंसी, प्यार, सुंदरता, गर्मी आदि भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो देखिए हम लोग ने संज्ञा पढ़ी। संज्ञा में जो 5 प्रकार है वो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और लास्ट में है भाववाचक संज्ञाएं। ठीक है। अभी जो ख है वो है सर्वनाम। दूसरा जो है वो है सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। देखिए अभी सर्वनाम के कुछ प्रकार है, वो प्रकार देख लेते हैं। वैसे तो सर्वनाम के टोटल, एक मिनट है, यस, जो ये सर्वनाम है उसके टोटल प्रकार हैं 6। जैसे कि हम लोग ने संज्ञा देखा तो संज्ञा के कुल 5 प्रकार थे, वैसे ही सर्वनाम के 6 प्रकार है। ठीक है। सबसे पहला प्रकार है पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम वक्ता यानी कि बोलने वाला, श्रोता यानी कि सुनने वाला या अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए अभी उत्तम पुरुषवाचक यानी कि बोलने वाला, जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ तो मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे, हमें, ये सारे क्या हो गए? उत्तम सर्ववाचक सर्वनाम। फिर मध्यम यानी कि सुनने वाला, आप अभी हो, आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है, तो आप क्या होगे? तो कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम सुनने वाले, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका। और अन्य व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे होते तो वो क्या होगा? तीसरा यानी कि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे कि वह, वे, उसे, उनका, उन्हें, वैसे। दूसरा जो प्रकार है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के द्वारा पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित रूप से बोध करवाया जाए उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यह गीता की पुस्तक है। दूसरा है कि जिसने स्पर्धा में भाग लिया था वह आया है। ठीक है, આપણે આમ જે ટિપિકલ આપણે કહીએ ને કે આ જ પેન્સિલ, આ રેડ કલરની જે પેન્સિલ છે એ જ મારી છે, मतलब कि हम निश्चय करके कहते हैं यही, इसी की हम बात कर रहे हैं। वैसे तीसरा जो है वह है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जब किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का निश्चय न हो तो उनके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कोई आ रहा है, कुछ ले आई है, मतलब कि हमें कुछ निश्चित टिपिकल पता नहीं है कि कौन आ रहा है, लेकिन कोई आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद क्या है? कुछ ले आइए, कुछ भी मतलब लेके आओ। जैसे कि बाहर जाते हैं तो मंगवाते हैं ना, कुछ भी खाने पीने का लेके आना, कुछ भी, हाँ ऐसे। ठीक है, अब ये चौथा है वह है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या घटना आदि के बारे में प्रश्न का बोध कराते हैं उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, कैसे, किसने, कौन सी, कौन सा, वैसे। वह कौन जा रहा है, तुम्हें क्या चाहिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम है ये। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संबंध दर्शाने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जैसा वैसा, जो वह, जिसकी उसकी, जो सो। देखते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, अभी तीसरा है कि निजवाचक सर्वनाम। तो इसमें है कि जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है तथा जिनसे अपनेपन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि स्वयं, खुद,
अपने आप, उसके एग्जाम्पल्स हैं कि अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, मैं अपने आप पढ़ लूंगी। तो ये सारे क्या थे, सर्वनाम थे। देखते हैं कि उनके कितने प्रकार और कौन कौन से देखे हैं। देखिए, अभी सर्वनाम पहले तो किसे कहा जाता है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करने वाले को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे लिखा ही है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा था निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा था प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और लास्ट में अंतिम में देखा निजवाचक सर्वनाम। तो ये थे सर्वनाम। हमने अभी तक 2 कंप्लीट किए हैं। सबसे पहला था संज्ञा और दूसरा था सर्वनाम। अभी हम तीसरे पर देखते हैं कि तीसरा है ग विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है वे विशेषण कहलाते हैं। क्या है, देखिए, ये क्वेश्चन है, वो एक बार क्वेश्चन है पूछा गया है 3 मार्क में। ठीक है, 3 मार्क के लिए इसको पूछा गया था कि विशेषण के प्रकार तथा विशेषण के बारे में उदाहरण सहित समझाइए। तो देखिए, विशेषण के कुल 4 प्रकार आएंगे हमें। और विशेषण किसे कहा जाता है, तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है वे विशेषण कहलाते हैं। सबसे पहले जो है उसका नाम है विशेषण के भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण। जिस शब्द के संज्ञा का गुण, दोष, आकार, रंग, रूप, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल, स्वाद, गंध और दिशा का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि ईमानदार, गोल, सफेद, कोमल, स्वस्थ, ग्रामीण, मीठा, दक्षिणी। उदाहरण में है कि वरदराज चतुर बालक था। मिर्च का स्वाद तीखा होता है। એટલે કે આપણે વિશેષતા જે કહીએ એ જ। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा की संख्या का बोध कराता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, अभी संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अभी निश्चित वाचक विशेषण में है कि जो जिन विशेषणों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि देखो, ये शब्द निश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। पूर्ण बोधक यानी कि 1, 4, 100, 1000 आदि। अपूर्ण पौना, डेढ़, पाव, आधा। क्रमवाचक पहला, चौथा, 12वां, 7वीं आदि। अब आवृत्तिवाचक दुगुना, चौगुना, तिहरा, इकहारा। समूहवाचक दोनों, तीनों, चारों आदि। अभी उसके उदाहरण देखते हैं कि प्रयाग 3 नदियों का संगम स्थान है। हमारे देश की चारों दिशाएं रक्षित हैं। अभी और उसका जो दूसरा प्रकार है वो देखते हैं कि अनिश्चितवाचक सर्वनाम विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन विशेषणों से संज्ञा की निश्चित संख्या का बोध न होता है उसे अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण कहते हैं। उदाहरण में है जैसे कि कई, कुछ, कम। कई लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। कुछ लड़कों ने पर्यावरण बचाने का बीड़ा उठाया है। अभी तीसरा पहुंच गए हैं, उसका नाम है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, सबसे पहला जो हमने विशेषण का भेद था उसमें पहले देखा था गुणवाचक विशेषण, दूसरा देखा संख्यावाचक विशेषण और अब हम तीसरा देख रहे हैं परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों के परिमाण यानी कि मात्रा अर्थात नाप तोल की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक के विशेषण के भी 2 प्रकार दिए गए हैं, 2 भेद दिए गए हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, जो विशेषण संज्ञा शब्दों के निश्चित परिमाण मात्रा की जानकारी देते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कि 1 किलो नमकीन दीजिए।
उसने 5 मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, तो ये सारे क्या है, निश्चित वाचक। निश्चित यहाँ पे हम लोग को दिया ही गया है कि 5 मीटर 1 किलो। ठीक है, अभी देखते हैं कि अनिश्चित वाचक। तो अनिश्चित वाचक में क्या है कि जो विशेषण संज्ञा शब्दों के निश्चित परिमाण या की मात्रा की जानकारी नहीं देते हैं उन्हें अनिश्चित वाचक परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण है कि दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। कितनी खाई वो हमें नहीं पता, लेकिन ज्यादा खाई है, बहुत खाई है। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। थोड़ा कितना, थोड़ा, वो नहीं पता है कि 1 चम्मच डाला, 2 चम्मच डाला, लेकिन थोड़ा बहुत डाला। और चौथा और आखिरी भेद है सर्वनाम का, वो विशेषण का, वो है सार्वनामिक विशेषण। जब सर्वनाम संज्ञा किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वे लड़के खेल रहे हैं, यह पेंसिल दिलीप की है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि कौन कौन से विशेषण के भेद हम लोग ने देखे हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमने देखा वो है गुणवाचक विशेषण। यस, सबसे पहला जो हमने देखा वो है गुणवाचक विशेषण। दूसरा हमने देखा संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के अंदर हमने 2 भेद देखे, निश्चित और अनिश्चित। तीसरा जो है वो हमने देखा परिमाणवाचक विशेषण। उसके अंदर भी हमने 2 भेद देखे, निश्चित और अनिश्चित। और चौथा वो अंतिम जो हमने देखा वो है सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, अभी हम पहुंच गए हैं घ पे। तो वो घ है क्रिया और क्रिया के काल। अभी देखिए, क्रिया पहला है वो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और रेखांकित पदबंधों पर ध्यान दीजिए। मनोज खाना खाता है। खाता है वह क्या है, क्रिया। बारिश हो रही है, क्रिया। दिव्या सुंदर है। पुस्तक मेज पर है। उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित पदों को क्रियाएं कही जाती है। प्रथम वाक्य में मनोज खाना खाए जाने का बोध, दूसरे वाक्य में बारिश होने का बोध, तीसरे वाक्य में दिव्या की अवस्था का बोध और चौथे वाक्य में पुस्तक की स्थिति का बोध होता है। अतः ऐसे शब्द यानी कि पद जिनसे किसी कार्य के होने या किसी किए जाने का या किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। अभी क्रिया के काल है। सबसे पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्य काल। यहाँ पे देखिए, हम लोग को ऐसा लगता है क्रिया के काल ऐसा क्या होता होगा, लेकिन अगर हम लोग सही से रीड करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये तो बहुत ईजी है। अब जो क्रियाना काल એટલે કાળ, વર્તમાન કાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ, આ બધાનું તો આપણને ખબર જ હોય, પરંતુ હિન્દીમાં થોડુંક એને અલગ રીતે લખેલું હોય એટલે આપણને એમ થાય કે ઓ કેટલું બધું અટપટું છે, બટ એ અટપટું હોતું નથી। સૌથી પહેલું જોઈએ વર્તમાન કાળ। क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो रही है ऐसा बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, वह विद्यालय जा रहा है। दूसरा है भूतकाल। क्रिया के किसी रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध कराते हैं उसे भूतकाल कहते हैं। मैंने उसे फल दिए। वार्षिकोत्सव संपन्न हुआ। ठीक है, और अभी तीसरा है कि भविष्यकाल। क्रिया के जिस रूप से क्रिया होने वाली है ऐसा बोध होता है उसे भविष्यकाल कहते हैं। माली बाग में से फूल चुनेगा। मैं शिक्षक बनूंगा। तो ये हमने देखे क्रिया और क्रिया के काल। ठीक है, क्रिया के काल तो हमने देखे लिए 3 है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। अभी च पे हम लोग पहुंच गए हैं। च पे है वचन। वचन, एक वचन और बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक अथवा एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में 2 वचन है, एक वचन और बहुवचन। आपने खबर अच्छे, एक वचन और बहुवचन। ओके, तो अभी देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है कि एक वचन शब्द के जिस रूप से उनके संख्या एक संख्या में होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कि लड़का, चिड़िया, कुत्ता, नदी, बच्चा, दीवार।
बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक यानी कि संख्या में होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। लड़के, चिड़िया, कुत्ते, नदियां, बच्चे, दीवारें। ठीक है, तो ये सारे क्या थे? ये थे बहुवचन के एग्जाम्पल्स। अभी आगे देखते हैं कि वचन संबंधित निर्देश। आदर या सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाला लाजपत राय महान देशभक्त थे। कुछ संज्ञा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे कि प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, होश, लोग, समाचार आदि। એટલે કે આ બધા જે આપેલા છે એ છે જે હંમેશા બહુવચનમાં જ પ્રયોગ થાય છે, બરાબર। અને ઘણી વાર આપણે માન કે આદર આપવું હોય ત્યારે આપણે बहुवचनનો उपयोग करता होइए છીએ। कुछ संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त की जाती है, जैसे कि वर्षा, पानी, आकाश, सहायता, जनता, सत्य, व्यथा, छाया, दूध, हवा आदि। धातुओं का बोध कराने वाली संज्ञाएं हमेशा एक वचन में होती है। देखिए, धातुओं का बोध कराने वाली सोना, चांदी, पीतल एक्सेट्रा। समुदायवाचक संज्ञाएं एक वचन में ही प्रयुक्त की जाती है। समिति, संसद, सभा, दल। अभी यहाँ पे देखिए लिखा है समुदायवाचक, यानी कि ऐसे तो बहुवचन हुआ, बहुत सारे होंगे ना वहां पे, लेकिन वो प्रयोग किसका किया जाता है वहां पे? एक वचन का। समिति, संसद ऐसे बोलते हैं हम लोग कभी, संसदे, सभाएं, हम लोग ने सभाएं भरी है ऐसे बोल, नहीं, हम लोग ने सभा भरी थी, है ना। तो क्या हुआ, वो एक वचन में ही उसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं भी एक वचन में प्रयुक्त की जाती है। महेश कल लौटा। सारे सैनिक वीरता से लड़े। आगे है कि अगणनीय संज्ञाएं सदा एक वचन में प्रयुक्त की जाती है। सारा आटा समाप्त हो गया। ठीक है, अभी आगे देखते हैं कि वचन परिवर्तन के कुछ नियम यहाँ पे दिए गए हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। वचन परिवर्तन के गाइस टोटल नियम 10 हैं, तो हम लोग को 10 के 10 नियम देखने पड़ेंगे। इसको हम फटाफट देख लेते हैं कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन अंतिम आ के स्थान पर ए का प्रयोग करने से बनता है। अभी देखिए यहाँ पे गाइस, हम लोग को एग्जाम में ना ऐसे भी कई बार पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन ही ऐसा होता है कि पुल्लिंग एक वचन है तो बहुवचन में परिवर्तन कीजिए। समझ में आया आपको? हाँ, तो जैसे दिया है वहां पे कि लड़का तो क्या आएगा? लड़के। खिलौना तो क्या आएगा? खिलौने। कौवा तो कौवे। कुत्ता कुत्ते। पंखा पंखे। रास्ता रास्ते। यहाँ पे देखिए आप लोग को एकदम अच्छे से दिखाया गया, हम लोग को एकदम अच्छे से दिखाया गया है कि जहाँ पे लास्ट में आ आता है वहां पे क्या हो जाएगा? ए। लड़का आ आया तो वहां पे क्या हो गया? लड़के। ए हो गया ना पीछे, ऐसे। आगे है कि उपयुक्त नियम निम्नलिखित 3 प्रकार के शब्दों पर लागू नहीं होते हैं। उनके एक वचन और बहुवचन के रूप ऐसे ही एक से रहते हैं। जैसे कि देखिए संबंध में, जैसे कि मामा तो हम लोग ऐसे बोलेंगे मामा ए, थोड़ी ना बोलेंगे मामा, तो मामा ही रहेगा। चाचा, नाना, बाबा ऐसे। कुछ पद सूचक शब्द जैसे दरोगा, औजा, दादा आदि। संस्कृत के कुछ पुल्लिंग शब्द जैसे राजा, युवा, देवता आदि। ठीक है, आगे है दूसरा कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को छोड़कर शेष सभी अकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत पुल्लिंग शब्दों के दोनों वचनों में रूप समान होते हैं। देखिए जैसे कि अकारांत में घर तो घर ही रहेगा, घरे ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे हम, यहाँ घरों ऐसे भी नहीं बोलेंगे, घर का घर ही रहेगा। फिर बालक तो बालक, फिर छात्र तो छात्र। कई बार मैंने सुना है कि कई बार ना शिक्षक ऐसी गलतियां कर बैठते हैं कि सारे बालक यहाँ पे आ जाए, तो ऐसा कैसे लगता है? बालक कभी होता ही नहीं है, क्या सारे बालक यहाँ पे इकट्ठा हो जाए? ठीक है, तो बालक का बालक ही रहता है। फिर इकारांत में देखें, मुनि तो मुनि, कवि कवि, पति तो पति, और इकारांत में आदमी तो आदमी, योगी योगी, माली और माली। उकारांत में गुरु गुरु, साधु साधु। यहाँ पे देखिए साधु है ऐसा कभी नहीं होगा, पशु पशु है ऐसा नहीं होता। ठीक है, पशु का पशु ही रहता है। उकारांत में हिंदू हिंदू, बाबू तो बाबू,
चाकू तो चाकू, ठीक है। अभी तीसरा जो नियम है वो कुछ ऐसा है कि अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में अ के स्थान पर ए जोड़ने से बहुवचन संज्ञाएं बनती है, जैसे कि रात रातें, औरत औरतें, पुस्तक पुस्तकें, बहन बहनें, किताब किताबें, भैंस तो भैंसे, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो यहाँ पे दिए गए हैं वो हम लोग फटाफट एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम लोग चौथा पहुंचे हैं कि अकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन संज्ञाएं बनती है, जैसे कन्या कन्याएं, लता लताएं, शिक्षिका शिक्षिकाएं, भाषा भाषाएं, महिला महिलाएं, सेना सेनाएं। पांचवा है कि इकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में या जोड़ने से बहुवचन संज्ञाएं बनती हैं, जैसे स्मृतियां, विधियां, तिथियां, राशियां, नीतियां और लिपियां। छठा है कि इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को ई कर दिया जाता है या जोड़ दिया जाता है, यानी कि बड़ी ई को छोटी ही कर दिया जाता है और उसके पीछे यहाँ छोड़ दिया जाता है, जैसे कि स्त्री ये बड़ी वाली है, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, छोटी वाली, तो स्त्रियां, रोटी तो रोटियां, रानी रानियां, लड़कियां, तितलियां, चाबियां। या से अंत होने वाले स्त्रीलिंग संज्ञाओं के शब्दों के अंत में अनुनासिक जोड़कर बहुवचन बनता है। बुढ़िया, चिड़िया, लुटिया, गुडिया, कुत्तियां और पुडिया, ठीक है। देखिए आप लोगों को लगता होगा कि हाँ इसमें तो कुछ नहीं है, लेकिन एग्जाम में ऐसा ही पूछा जाता है कि बुढ़िया तो लिखा ही होता है और बाद में कहता है कि बहुवचन रूप लिखे, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बुढ़िया तो लिखा ही है तो और क्या, लेकिन उसके ऊपर चंद्र बिंदी हम लोग को अनुनासिक ऐसा डाल देना है, ठीक है। आगे है कि उकारांत अकारांत औकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में ए जोड़ने से बहुवचन बनता है, धातुएं, धेनुएं और गौएं। उसके बाद है कि उकारांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं के अंत में उ को उ करके ए जोड़ने से बहुवचन बनता है, वधुएं बहुएं। अरबी शब्दों के बहुवचन, कागज तो कागजात, साहब तो साहबान, ख्याल तो ख्यालात, मकान तो मकानात, ठीक है। ये सारे थे अरबी शब्द। आगे हम देखते हैं लिंग। अभी हम लोग लिंग का आता है तो हमें पता ही चल जाता है कि लिंग कितने हैं, दो। पहला कौन सा है, स्त्रीलिंग और दूसरा है पुल्लिंग, ठीक है। यहाँ पे पहले पुल्लिंग दिया गया है और बाद में स्त्रीलिंग दिया गया है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। हिंदी में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं और जिस रूप से स्त्री जाति होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए जैसे कि पुल्लिंग में नर, लड़का, शिक्षक, पिता, भाई, शेर, कुत्ता आदि, और स्त्रीलिंग में वही नारी, लड़का, शिक्षिका, माता, भाभी, शेरनी, कुत्तियां आदि, ठीक है। आगे देखते हैं कि गुजराती भाषा में पुल्लिंग या नपुंसकलिंग शब्द हिंदी भाषा में स्त्रीलिंग है। जैसे कि देखिए बर्फ तो वो क्या हुआ, बर्फ, खमीज तो कमीज। अभी मैं आपसे इतना अनुरोध करती हूँ कि ये जो है वो आप लोग देख लेना, लिंग परिवर्तन के जो नियम है वो भी आप लोग जरा देख लीजिएगा, ठीक है। वो मैं यहाँ पे स्किप कर दे रही हूँ। उसके बाद का जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद का जो पॉइंट है वह है अव्यय, ठीक है। अव्यय का अर्थ होता है अ प्लस व्यय, अर्थात जो व्यय न हो, अर्थात जिसका रूप सदा एक सा रहे। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए और समझिए। भार्गव धीरे धीरे चलता है, लड़के धीरे धीरे चढ़ते हैं, लड़की धीरे धीरे चलती है, लड़कियां धीरे धीरे चलती है, वह धीरे धीरे चला। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उसके ऊपर कोई भी लिंग का प्रभुत्व नहीं पड़ा, ना ही उसके ऊपर कोई जाति का पड़ा, ना ही उसके ऊपर वो ज्यादा और कम का पड़ा, ठीक है। एक वचन बहुवचन को सारे के सारे में जो धीरे धीरे है वो तो एक समान ही रहा है, ठीक है। उपरोक्त वाक्यों के पढ़ के पता चलता है कि लिंग, वचन, काल बदलने से पर भी धीरे धीरे शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अतः ऐसे शब्दों जो किसी लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित न होकर ऐसे ही बने रहे उसे अव्यय कहा जाता है। अभी यहाँ पे दिए गए हैं अव्यय के 4 प्रकार।
पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, सबसे पहला है क्रिया विशेषण अव्यय। जो शब्द क्रिया की विशेषता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे कि कालवाचक क्रिया विशेषण प्रातः, स्वयं, अब, लगातार, हमेशा आदि। स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ठीक है, उसके बाद जो संबंध में है संबंध बोधक अव्यय, उसमें है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त किए जाते हैं तथा वाक्य के अन्य संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे संबंध बोधक अव्यय हैं। जैसे कि के साथ, के बाद, के कारण, के अपेक्षा, के जगह, के लिए, के अनुसार आदि। ठीक है, अभी तीसरा जो है वह है समुच्चय बोधक अव्यय। दो वाक्यों, वाक्यांशों अथवा शब्दों की परस्पर मिलाने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे कि उसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं कि संजय और नीलेश गांधीनगर गए। यद्यपि वह निर्धन है तथापि उदार है। ठीक है, उसके बाद का जो है चौथा वह है विस्मयादि बोधक अव्यय। जो शब्द विस्मय यानी कि आश्चर्य, हर्ष, शोक, प्रशंसा, घृणा, शोक, भय आदि भाव को प्रकट करने के लिए हमारे मुख के स्वतः निकल पड़ता है, वे विस्मय बोधक अव्यय कहे जाते हैं। जैसे कि विस्मय, अरे क्या, ओह आदि। शोक में है हाय, हे राम, उफ। हर्ष में है वाह, शाबाश। प्रशंसा में है धन्य, सुंदर, शाबाश। घृणा में छी, छी छी आदि। भय में है बाप रे बाप, ओह आदि। ठीक है, तो ये सारे के सारे थे विस्मय बोधक अव्यय। यहाँ पे हम लोग फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि कौन कौन से हम लोग ने अव्यय देखे हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि क्रिया विशेषण, फिर देखा संबंध बोधक अव्यय, फिर समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, और गाइस मैं यहाँ पे आप लोग को कह दूंगी कि एक बार ये क्वेश्चन अव्यय का भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद का जो टॉपिक है हमारा वो है उपसर्ग। देखिए, अभी उपसर्ग में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय में प्रत्यायन का भेद लिखिए। ऐसा कुछ क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा गया था, ऐसा मुझे कुछ याद आ रहा है। ठीक है, ये 3 मार्क में क्वेश्चन पूछा गया है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं और उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे दूर प्लस गुण, तो क्या हुआ, दुर्गुण। ये गाइस मैं आपको फिर से बोल दूंगी कि उपसर्ग का जो ये टॉपिक है वो आप लोग अच्छे से पढ़ना, फिर से आप लोग रिवीजन भी कर लेना। ठीक है, क्योंकि इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन मुझे याद है, हम लोग ने कई बार एग्जाम्स दिए हैं और मैंने कई पेपर्स भी रेफर किए हुए हैं, तो उसमें इन लोग ने 1 मार्क में कई बार पूछा है कि दूर प्लस गुण दुर्गुण। ठीक है, फिर स्व प्लस देश स्वदेश, वियोग और निर्गुण। तो देखिए, उपरोक्त उदाहरण में गुण शब्द से पूर्व दूर उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द दुर्गुण, स्व उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द स्वदेश, वि उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द वियोग, निर उपसर्ग जुड़ने से नया शब्द निर्गुण बना। अतः यहाँ दूर, स्व, वि और निर उपसर्ग है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे, उपसर्ग थे। अभी यहाँ पे हम लोग को एक सारणी के जैसा दिया हुआ गया है कि कौन कौन से उपसर्ग, उसके अर्थ और कौन से यहाँ पे शब्द बनते हैं। जैसे कि मैं 1-2 बता देती हूँ। अ उपसर्ग जुड़ने से अभाव, निषेध, कभी नहीं। तो अज्ञात, अगम, अमर, अछूट और अचेत। अन अभाव और निषेध के अर्थ में उसका प्रयोग किया जाता है। अनपढ़, अनमोल, अनजान, अनबन। ठीक है, वैसे ही देखिए यहाँ पे है कि लास्ट का देखते हैं हम लोग न, तो अभाव जो होता है वहां पे न की नपुता, नपुती जैसे। ठीक है, एक्सेट्रा। और प्रत्यय,
मैंने आगे भी आपको बताया कि एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया है कि उपसर्ग और प्रत्यय के बीच में जो भेद है वह स्पष्ट कीजिए 3 मार्क में। ठीक है, ऐसे शब्दांश जो शब्द के अंत में, देखिए यहाँ पे हम लोग को पता चल जाता है कि जो शब्द अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसे अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि लड प्लस आई तो लड़ाई, चाचा प्लस ई तो चाची, दया प्लस आलू दयालु। ठीक है, उपसर्ग उदाहरण में लड, चाचा और दया शब्दों में क्रमशः आई, ई और आलू शब्दांश का प्रयोग करके नए शब्द बनाए गए हैं। अतः यहाँ आई, ई और आलू प्रत्यय है। यहाँ पे भी ऐसे ही एक उदाहरण का ये जो सारणी दी गई है कि प्रत्यय, उसके शब्द और शब्द के प्रयोग से बनना शब्द। ठीक है, हम लोग जैसे कि देखते हैं कि ऊ का खा, कम, बिक, ऐसे देखो खाऊ हुआ, फिर कमाऊ, फिर बिकाऊ। अब यहाँ पे ई का देखते हैं कि चाची हुआ ना, चाचा तो चाची, लड़का तो लड़की। फिर यहाँ पे हम लोग और एक देखते हैं कि लास्ट वाला वती, गुणवती हो गया, फिर बलवती। ठीक है, तो ये सारे के सारे थे प्रत्यय। देखिए इन शॉर्ट प्रत्यय किसको बोलते हैं, जो पीछे लगता है, हाँ, और उपसर्ग किसको बोलते हैं, जो आगे लगता है। ओके, अभी उसके बाद का जो ये पॉइंट है विराम चिन्ह, ये भी हम लोग के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें से भी कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए विराम चिन्ह है थोड़ी ज्यादा, लेकिन एकदम इजी है हमारे लिए, एकदम इजी है। 12 विराम चिन्ह है, लेकिन बहुत ही इजी है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो है पूर्ण विराम, इसके अंदर तो मुझे कुछ आप लोग को समझाने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद है प्रश्नार्थ वाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, फिर है विस्मय बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी साइन, ये हम लोग जैसे पूछते क्या क्या हो गया ये, तो ये क्या हुआ, विस्मय बोधक चिन्ह। ठीक है, फिर अल्प विराम, ये तो हमें सारे के सारे पता ही है। उसके बाद का जो है वो है अर्धविराम। ये देख लेते हैं कि जब अल्प विराम से थोड़ा अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम रुकना की आवश्यकता हो, तभी अर्धविराम। देखिए क्या है, अल्प विराम से अधिक और पूर्ण विराम से थोड़ा कम। उसके बाद का देखते हैं कि अपूर्ण विराम या उपविराम। देखिए यहाँ पे जैसे कि कोई बोल रहा है, अपूर्ण विराम के प्रयोग के दो स्थिति शीर्षक में होता है। ठीक है, और निर्देश के लिए देखिए यहाँ पे जो है कि सभी और आवाजें सुनाई दे रही थी, दे दान छूटे छूटे गिरान। ठीक है, फिर उसके बाद का है योजक चिन्ह, जो छोटा सा हम लोग लिखते हैं ना, सुख दुख माता पिता, उसके बीच में जो छोटी सी ऐसी लाइन करते हैं ना, उसे कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, उसके बाद देख लो बड़ी वाली डैश, उसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह। जैसे कि कोई बोल रहा है, ग्राहक, अभी मैं बोल रही हूँ और आप लोग मेरी लाइन लिखोगे, तो आगे क्या लिखोगे, मानसी, फिर डैश करोगे और लिखोगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि दिखाया गया है ग्राहक और दुकानदार का संवाद। ठीक है, आगे है उसका जो दूसरा प्रयोग है वो कुछ ऐसा है कि किसी पद या वाक्यांश की व्याख्या करने से। देखिए मोहन ने अपने मित्रों राकेश, अविनाश, आकाश से रुपए मांगे। ठीक है, तो किसी की व्याख्या लिखते हैं कभी भी, तो भी ऐसा ये निर्देश का चिन्ह है वो आता है। अवतरण चिन्ह वो तो आप लोग को सबको पता ही है, इकहार अवतरण चिन्ह यानी कि सिंगल कॉमा, और ये है दोहरा अवतरण चिन्ह यानी कि डबल इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, फिर ये है ब्रैकेट्स भी हमने बताया कि किसी पद या अर्थ का स्पष्ट करने के लिए। देखिए यहाँ पे अध्ययन है तो उसका अर्थ क्या होता है, पढ़ना, तो यहाँ पे ये क्या काउंस में दिया गया है। और एकांकी अथवा नाट्यांश में रंग मंचीय संकेत के लिए, देखिए जैसे कि सैनिक प्रणाम करते हुए, वो एक्टिविटी जो भी क्रिया कर रहा है उसको भी लिखने के लिए, उसको भी दिखाने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। 11वां है हंस पद या त्रुटि पूरक चिन्ह। देखिए ये वाला एरो जो ऐसे होता है ना, हाँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे महाभारत रचयिता वेद व्यास जी हैं, के लिखना भूल गए थे, तो क्या किया, ये ऐसे त्रुटि पूरक चिन्ह लगा दिया। उसके बाद 12वां और अंतिम है कि लाघव या संक्षिप्त सूचक चिन्ह। ठीक है, ये ऐसा, तो देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना हम लोग, प्रोफेसर लिखते हैं तो प्रो करके लिख देते हैं, फिर डॉक्टर को डॉ करके लिख देते हैं, ऐसे। ठीक है, तो ये सारे थे हम लोग के जो
विराम चिन्ह है, उसके प्रकार सारे के सारे थे। इसके बाद ड हम पहुंच चुके हैं शब्दकोश। हाँ, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, कई बार शब्दकोश में शब्दकोश में ये जो सारे के सारे वर्ण दिए गए हैं उनको क्रम से करना होता है, तो ये भी हम लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए भाषा के आधार पर कोश के 3 प्रकार हैं। एक भाषी कोश यानी कि देखिए हिंदी शब्द सागर, बृहद हिंदी कोश, मानक हिंदी कोश, ये सारे क्या है, एक ही भाषा में होते हैं। द्विभाषी जैसे कि संस्कृत हिंदी कोश, फिर अंग्रेजी हिंदी, गुजराती हिंदी, ऐसे। और बहुभाषी क्या होते हैं, देखिए जैसे कि गुजराती हिंदी अंग्रेजी, फिर मराठी हिंदी अंग्रेजी, तो हुए ये बहुभाषी कोश। ठीक है, अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि हिंदी कोश देखने की विधियां कैसे हम उसको देख सकते हैं कि हिंदी कोश में सबसे पहले स्वर और फिर व्यंजन युक्त शब्द आते हैं। पहले क्या आता है, स्वर और फिर व्यंजन। वर्ण क्रम इस प्रकार है कि स्वर देखिए क्या है, अ आ ई उ रु ए ओ औ। फिर है वो पहले आया है, लास्ट में नहीं है। ठीक है, और व्यंजन में देखिए क्या है, क, फिर क्ष आया यहाँ पे नवा, ख ग घ च छ झ ज्ञ। ठीक है, ये फिर क्या आया, ट ठ ड ढ हण, त, फिर त्र बीच में है एक, थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श, फिर यहाँ पे एक है ये श्र, श स और ह। ठीक है, और इस क्रम से पहले अक्षर के साथ मात्रा लगाने का क्रम कुछ इस तरह है। ये देखिए, ये सबसे कठिन नहीं है लेकिन थोड़ा अटपटा है। देखिए यहाँ पे ये जो स्वर यहाँ पे लिखा है उसको आप लोग को ध्यान रखना है, और ये क का देखना है। पहले क्या आएगा, क, कम आएगा, कम, फिर आएगा क, फिर काम, फिर का, किम की। ठीक है, फिर पहले उसको जो ये हम लोग बोलते हैं ना बिंदी, हाँ बिंदी लगा देनी है, उसको अनुनासिक लगा देना है। ठीक है, और बाद में उसके बाद की जो मात्रा लगती है वो पूरी की पूरी लगा देनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको सिखाया कि पहले क्या किया, कुम, फिर कू किया, फिर कुम, फिर कू किया, क्रूम। ठीक है, ऐसे। तो ये सारी विधियां थी शब्दकोश को देखने की। उसके बाद है कुछ मुहावरे यहाँ पे दिए गए हैं कि मुहावरे में जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का व्यक्त करते हैं तो उसे मुहावरे कहे जाते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे के सारे पाठ्य पुस्तक के मुहावरे दिए गए हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में दी गई है कहावतें। ठीक है, तो कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लोकोक्ति, लोक प्लस उक्ति। ठीक है, तो हम लोग, मुझे ये कोई समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लोग को पता ही है कि लोकोक्ति यानी कि जो ये कहावत है उसे क्या कहा जाता है, कहाँ पे उसका प्रयोग होता है, ये सब कुछ हो। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए हम लोग जो पहुंच गए हैं वह है व्याकरण शिक्षण की पद्धतियां। ठीक है, व्याकरण शिक्षण की पद्धति और प्रयुक्तियां। सबसे पहले जो स्थान पे है वो है पद्धतियां, और पद्धतियों में 2 पद्धति हैं। सबसे पहली है आगमन पद्धति और दूसरी है निगमन पद्धति। तो इसका भी हम फटाफट से अध्ययन कर लेते हैं कि आगमन पद्धति में, इस पद्धति में शिक्षक व्याकरण के मुद्दों के विषयक उदाहरण छात्रों के सामने रखते हैं। छात्र दिए हुए उदाहरण का अभ्यास करके उनके समानता का अंदाज लगाते हैं। उदाहरण से नियमीकरण करके स्वयं स्पष्टीकरण या प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आगमन में सबसे पहले क्या किया जाता है, पहले उन लोग को उदाहरण दिया जाता है और उसके बाद नियमीकरण करवाया जाता है। ठीक है, और उसके उल्टी, हाँ उसके विरोध में क्या है, देखिए यहाँ पे निगमन पद्धति में, इस पद्धति में छात्रों को पहले व्याकरण का कोई सूत्र या सिद्धांत दिया जाता है और उस सिद्धांत के समझने के लिए कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। अर्थात इस पद्धति में शिक्षण कार्य सामान्य से विशेष की ओर सूत्र के प्रयोग द्वारा होता है। ठीक है, सॉरी मैं इतना ये जो है वो रीड करना भूल गई, फिर से रीड कर देते हैं हम लोग कि संक्षिप्त में उदाहरण से नियम का संकल्प स्पष्ट करना ही आगमन पद्धति है। उदाहरण से नियम, इस पद्धति में शिक्षक छात्रों को स्थूल से सूक्ष्म की ओर तथा विशेष से सामान्य की ओर ले जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, स्थूल से सूक्ष्म और विशेष से सामान्य की ओर, यहाँ पे क्या था, सामान्य से विशेष की ओर। ठीक है, आगे देखते हैं कि व्याकरण शिक्षण की प्रयुक्तियां।
तो व्याकरण शिक्षण की प्रयुक्तियां भी दो हैं। सबसे पहली जो है वो निदर्शन प्रयुक्ति है और दूसरी है वह है प्रश्नोत्तर प्रयुक्ति। ठीक है, सबसे पहले निदर्शन प्रयुक्ति देख लेते हैं कि इस प्रयुक्ति में शैक्षणिक साधन सामग्री का असरदार उपयोग करके व्याकरण सिखाया जाता है। उदाहरण से कि पर्ची द्वारा, मुहावरे, लिंग, ये आप लोग सब लोग को पता ही है, मुझे कुछ इसमें कहने की जरूरत नहीं है। हम लोग ने वैसे भी बहुत पाठ लिए हैं, उसमें ये सब बहुत करवाया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रश्नोत्तर प्रयुक्ति। शिक्षक छात्र और छात्र छात्र के बीच परस्पर प्रश्नोत्तर करके सिखाना प्रश्नोत्तर प्रयुक्ति है। इस प्रयुक्ति के शब्द चर्चा, शब्द निर्माण, संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग आदि सिखाया सकता है। ठीक है, अभी देखते हैं इकाई का सारांश। भाषा शिक्षा में व्याकरण का बहुत ही महत्व है। व्याकरणिक अनुभव से भाषा शैली, उच्चारण, अभिव्यक्ति, लेखन शैली का विकास होता है। अतः व्याकरण अलग रूप से पढ़ने की बजाय विषय वस्तु के साथ आगमन से पढ़ाना चाहिए, आगमन पद्धति से पढ़ाना चाहिए। व्यवहारिक व्याकरण भाषा विकास का अविभाज्य अंग है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे हम लोग ने जो हमारा 3rd चैप्टर था व्याकरण शिक्षण का, वो यहाँ पे हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर है वो समझ में आ ही गया होगा, और मुझे पता है कि आप लोग समझ में आसानी से आ ही गया होगा, क्योंकि ये इतना हार्ड तो है नहीं। हाँ, छोटे छोटे यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं व्याकरण के, बहुत सारे हैं, लेकिन वो भी सारे इजी ही हैं। ठीक है, अभी आप लोग को जो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और कमेंट में मुझे लिख के भी बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो आप किसके टॉपिक पर चाहते हैं। ठीक है, आप लोग ने पूरा का पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब करिए ताकि